नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेके विक्रमादित्य सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस की राह से अलग होके इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर देते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी में विवाद चला कि अजीत पवार ने अलग राह इख्तियार कर ली, उसी तरह से कहीं विक्रमादित्य सिंह भी किसी अलग राह पे चलने को तैयार तो नहीं हो गए हैं। इससे पहले भी उनके कई ट्वीट और कई पोस्ट आ चुके हैं, विवादित रहे हैं। कहीं न कहीं वो भाजपा को की नीतियों को समर्थन करते हैं। उन्होंने यूसीसी पर इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया, जबकि पार्टी लाइन पे अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि इसका समर्थन करना है या विरोध करना है। उसके अगले दिन ही वो ट्वीट को हटा लेते हैं, उस पोस्ट को हटा लेते हैं। तो हाईकमान का ज़ाहिर है दबाव पड़ा होगा। वहीं बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार जी कैबिनेट में, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के इस पोस्ट को उनकी निजी राय बताया है। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि ये यूसीसी लागू करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पार्टी अभी इस पे निर्णय लेगी। वहीं यूसीसी का हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या असर होगा? क्योंकि यहाँ पे लगभग 6% आबादी जनजातीय आबादी है। उनके अपने रीति-रिवाज हैं, अपने कस्टम्स हैं और लगभग 2 से 2.5% आबादी ऐसी है जो पिछड़ी है, लेकिन अपनी परंपराओं और मान्यताओं को आज तक वो सहेजे हुए हैं। उन पे इसका क्या असर होगा? आज हम इसी मामले को लेके चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजीव किप्टा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के सुमित शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो जाहिर है कि हम इस पे प्रकाश डालेंगे आज की यूसीसी है क्या और इसके पीछे क्या रहा। तो गोवा में ये लगभग 60 वर्ष पहले लागू हो गया। उत्तराखंड इसकी तैयारी कर रहा है। तो मैं सबसे पहले प्रवीण जी से जानना चाहूँगा, प्रवीण जी कि ये यूसीसी को लेके हमारे हिमाचल प्रदेश में जो समर्थन विक्रमादित्य सिंह ने किया है, वो समर्थन उनका क्या दर्शाता है? वहीं इस कोड को लेके अगर हिमाचल में इसको लागू करना हो, तो जनजातीय जो श्रेणियाँ हैं, उनको कुछ लाभ भी होगा, कुछ नुकसान भी होंगे। तो प्रवीण जी कृपया इस पे प्रकाश डालें पहले आप। वो जो संविधान का अनुच्छेद 44 है, जो जिसको नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, वो कहता है कि सरकार का दायित्व है कि वो समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी कहते हैं, वो लागू करे। परंतु ये जी, सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सरकार इसके अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए। ये हमारे को जो है अनुच्छेद 44 कहता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली जो सुप्रीम कोर्ट है वो बार-बार सरकारों को कहता है, 95 से लेके ऑनवर्ड्स लगातार कहता रहा कि यूसीसी को लागू करिए, यूसीसी को लागू करिए। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको एक और चीज बताता हूँ कि यूसीसी सिर्फ पर्सनल लॉ के ऊपर है। भारत में जो जी, क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए समान है। भारत में जी, जो बाकी सिविल लॉ लॉ है सारे वो समान सबसे हैं। वो समान बिल्कुल। है। सिर्फ पर्सनल लॉ। उनका जी आप बताइए कि विक्रमादित्य सिंह क्यों आखिर ऐसी पोस्टें कर रहे हैं और देखिए बाद में उनको डिलीट करनी पड़ती है? देखिए, पर्सनल राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं हो सकती है। और पर्सनल राय कोई भी रख सकता है, वो आप भी रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूँ, कोई और भी रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली विक्रमादित्य भी एक इंसान है, तो उन्हें महसूस हुआ होगा तो उन्होंने किया होगा। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी ने अभी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है कि पार्टी ने इस पे क्या लाइन लेनी है। अभी वो हमारे जो बड़े नेता है, दिल्ली बैठे नेता है और जो प्रदेश के नेता है, अभी उसके ऊपर उसपे किसी की कोई भी कोई लाइन नहीं है। आपने अभी सुना होगा, हमारे पिछले कल ही हमारे साथ काफी सीनियर लीडर है चौधरी चंद्र जी, कुमार जी, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि जब तक पार्टी की कोई लाइन नहीं आती तब तक है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भी कहा कि अभी जो है प्रेजेंटली जो हमें लगता है, इसका आने के इस लॉ मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा को या केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए, ना कि इस तरह के लॉ लाके आपका जितना भी 2024 को जो इलेक्शन है उसको लेकर आपने कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है, लोगों के जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर ये है। बाकी जहां तक पार्टी की राय रही, जब पार्टी इस पे स्टैंड लेगी तभी हम पूरा बोल पाएंगे कि पार्टी क्या चाहती जी। विक्रमादित्य सिंह ने भी यही लिखा है, पहले तो इसका समर्थन पूर्ण रूप से किया था उस पोस्ट में। उसके नीचे लिखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा इस तरह के मुद्दे लाते हैं,
और अब भी चुनावों को दृष्टिगत रख के ये मुद्दा लाया गया है। लेकिन मैं फिर भी इसका समर्थन करता हूं और ये होना चाहिए। उनका ये कहना था। जब पार्टी हाईकमान के ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने उस पोस्ट को हटा दिया। वहीं चौधरी चंद्र कुमार जी को टिप्पणी इस पे करनी पड़ गई कि ये क्यों विक्रमादित्य सिंह ने की, और हिमाचल के लिहाज से भी चंद्र कुमार जी ने कहा है कि इस तरह का जरूरी नहीं है। जी चिमटा जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर हम बात करी जाए तो अगर जैसे जो लॉ की बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें लेकर हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम बात देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारा ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा आता है। आपको जैसा आपने कहा 2% ट्राइबल एरिया है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, 6% है ना जी, है ना, हाँ 6% है वहाँ पे। तो ट्राइबल एरिया थे वहाँ पे जो आपकी जो शादी जो हिंदू मैरिज एक्ट हमारा जो 1955 का आया है, लेकिन वहाँ पे जो जितने भी हिली एरिया थी वो पॉलीगैमरी, वहाँ पे जो इस तरह की शादी होती थी कि एक महिला होती थी, 3 उसके पति होते थे, और वही सिलसिला जो एक रीजनल कस्टम चलता था वो सिरमौर में भी चलता था, किन्नौर में भी चलता था, लाहौल स्पीति में चलता था, पांगी भरमौर में भी चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग सिविल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। लेकिन वो एक उनका कस्टम था, उनका एक जो पहले लोग थे या उनका अभी भी मानना है कि एटलीस्ट उससे क्या होता था कि उनका जो वो था कि आपकी लैंड की जो एक्वायर थी वो कम होती थी, तो एटलीस्ट अगर आपकी जितनी फैमिली बढ़ेगी तो आपकी लैंड बढ़ जाती थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कस्टम रखा गए थे कि एटलीस्ट अगर एक महिला है और 3 भाइयों के बीच शादी होती है तो आपके प्यार, तो दैट वाज ए वन कस्टम जो कई सालों से चल रहा था, और अभी भी कहीं ना कहीं ये कस्टम इन इलाकों में चल रहा है, दस्तूर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आपका जैसे प्रवीण जी ने कहा कि हमारे जो कुछ लॉ है, आपके जो कस्टम लॉ है जो ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे CRPC है, क्रिमिनल लॉ है, चाहे CPC है, ये सभी के लिए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी के लिए वो बाध्य है। तो मुझे नहीं लगता कि एट प्रेजेंटली अभी इस पे सरकार को या केंद्र वो बेरोजगारी के थे, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बेरोजगारी हो गई है। आपका एग्रीकल्चर के थे कि लोग आज भी 58% जो किसान है वो टोटली एग्रीकल्चर जो लोग हैं, 58% जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन टोटली डिपेंड करती है आपकी एग्रीकल्चर पे। उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं। और इतना नहीं, साथ में जिस तरह से बढ़ती महंगाई है कि आज आप सिलेंडर जो 1200 रुपए का हो चुका है, पेट्रोल आपका 100 के पार है, डीजल, तो आप भी उस पर आपका ध्यान होना चाहिए था कि किस तरह से महंगाई कम की जाए, ना कि आपको जो पूरे हिंदुस्तान की जो जनता का जो ध्यान था वो भटकाना चाहिए था। तो मुझे लगता है इट इज टू अर्ली टू से ऑल्सो, और मुझे लगता है कि अभी ये जो लॉ है ये अभी हिंदुस्तान के अंदर आना चाहिए। जी जी, सुमित जी आप सुन रहे थे कि जो UCC का जो चला हुआ है सिलसिला, उसमें कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने उसका खुल के समर्थन किया है, लेकिन पार्टी हाईकमान का कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, जाहिर है उनको पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, और वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार ने भी उनकी निजी राय बता दिया है इसको। लेकिन पार्टी फॉर्म पे भी उन्होंने एक तरफ से भाजपा के इस एजेंडे का समर्थन किया है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं स्मित जी? राजीव जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भाजपा का एजेंडा नहीं है, ये इस देश की आत्मा, जिसकी बात संविधान, कांग्रेस, लेफ्टिस्ट और अदर राजनीतिक दल भी सब, और स्वयं को कुछ नेता रहते हैं जो अलग अलग मुस्लिम आउटफिट्स के भी रहते हैं, वो सब इसको कहीं ना कहीं संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान की आत्मा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है। और वहां पे आर्टिकल 44 जिसकी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल, नीति निर्देशक जिसकी बात प्रवीण जी भी कर रहे थे, उसमें ये मेंशन्ड है, उसमें लिखा है स्टेट शैल इंडीवर, मतलब राज्य को मींस भारत सरकार को इसका प्रयास करना चाहिए कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को शादी, अपना मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, इन सब केसेस में, और ठीक कहा था प्रवीण जी ने उस वक्त जब उनका लिंक टूट गया, ये सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन्हीं विषयों पे ला करके ही समानता के रूप में लाने का मुख्य धारा के रूप में जोड़ने का काम, आम समाज को जोड़ने के नाते ये भाजपा ने इसको संविधान की जो मांग थी उसको पूरा करने का काम किया है। और जहां तक विक्रमादित्य जी की बात है, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, प्रत्येक व्यक्ति की निजी राय राजनीतिक विचारधारा से भी अलग से होती है, और उस धारा के अनुरूप उन्होंने वही कहा है जो उनको लगता है संविधान कहता है। हाँ ठीक है, राजनीतिक मजबूरी के चलते उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा होगा तो उन्होंने वापस किया होगा, लेकिन अंततोगत्वा उनका जो स्टैंड है वही है जो राष्ट्र के
आम नागरिक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने इसका समर्थन किया और उन्हें कहीं ना कहीं इसको सामाजिक रूप से भी राजनीतिक रूप से छोड़ते हुए सामाजिक रूप से इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर एक ऐसा महिलाओं का, विशेष रूप से एक महिलाओं का वर्ग है जिसको कि इसके अंदर कहीं ना कहीं लाभ मिलने का प्रयास होगा। और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे पीछे आपने पिछले 9 वर्षों में देखा होगा, मोदी सरकार के अंदर ऐसे नियम कुछ आए, ऐसे कुछ कानून इनेक्ट हुए, लॉ इनेक्ट हुए, जिस कि उस समाज को अन्य समाज की महिलाओं के बराबर मिलने वाले अधिकार मिले हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर उनका स्टैंड ठीक है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के चलते वो पीछे हटे हैं, वो उनकी अपनी निजी वो हो सकती है। जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहीं ना कहीं कुछ जो जनजातीय हमारी जातियां, उनके अपने ही शादी विवाह, और मैं जैसे कि मैंने काफी थोड़ा देखा, जैसे हमारे 7 मेजर ट्राइब्स हैं, उनमें जो किन्नौर में आपको पता है कि बहुपति प्रथा है, ठीक है, सिरमौर में भी यही है, मलाना जो हमारा प्राचीन लोकतंत्र है, वहां पे अपनी तरह का शादी विवाह का उनका अपना रहन सहन है, सब कुछ है, वो मानते नहीं है इन चीजों को, ना ही उन पे लागू होते हैं अभी तक जो है, ठीक है जी। गुर्जर समुदाय के अपने वो हैं, वहीं गद्दी समुदाय के 5 तरह की शादियां करते हैं, उनके शादियां 5 तरीके से होती हैं, वो उन पे भी इफेक्ट करेगा ये कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो बेटियों को संपत्ति पे अधिकार है, महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार का जो मामला है, वो यूसीसी लागू होने से हिमाचल में वो एक अधिकार मिल जाएगा। लेकिन लगभग 4 लाख से ज्यादा की आबादी है ट्राइब्स की हिमाचल में, तो क्या वो लोग इसको अपना पाएंगे इसको, सुमित जी? इसमें राजीव जी 2 विषय हैं। नंबर 1, पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लागू होना चाहिए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इसको कहा है। इससे पहले भी 2018 और 20 में भी प्रयास किया गया था कि इसको लेकर के आए, तब कुछ को ऐसी परिस्थिति बनी कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाई, प्राइवेट बिल के रूप में भी आया। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 चीजें कहता हूँ कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में चर्चा है कि इसको लाना चाहिए, टेबल होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो मेरा सबसे पहला विषय यहाँ पे प्रत्येक राजनीतिक दल और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार मित्रों से भी है कि पहले से लेट इट शुड कम, ये आना चाहिए, फिर उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या चेंजेस आते हैं, इसके लागू होने से चैलेंजेस क्या हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो हिंदू कोड बिल जब आया था तो उसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां शुरू में थी। उसको 6 वर्षों तक 47 लेकर 51 तक, 51 से 54 तक अलग अलग प्रकार से उसमें चर्चाएं हुई। चर्चा होने के पश्चात उसमें कुछ हिंदू मैरिज बिल एक्ट के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटीज गार्डियन इनहेरिटेंस एक्ट, ये सब चीजें उसमें लागू की गई थी। मेरा इसमें अभी ये मानना है कि पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आने दीजिए, आने के बाद उसके अंदर किस प्रकार की भ्रांतियां रह सकती हैं, कौन सी कमियां रह सकती हैं, वो कालखंड के अनुसार 70 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। और जोड़ने का परिणाम ये हुआ कि आज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बहुत सारे सुधार आए हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ ट्राइब्स को नहीं देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ओवरऑल इस देश के अंदर रहने वाली 50% जो महिलाओं की आबादी है उसको एक समान रूपता पे लाने का प्रयास है। फिर उसके बाद जो विषय आपने उठाया कि ट्राइबल्स के अंदर क्या होगा, फिर उसके अंदर वो ट्राइबल के अंदर जो इम्पैक्ट इसका जाएगा, उस इम्पैक्ट को किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है लेट इट शुड कम, पहले ये आना चाहिए, फिर हम इसके बाद चलेंगे। अभी तो हम ये कल्पना में कह रहे हैं कि ये आएगा तो ये नुकसान करेगा, हर चीज का रहता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि हमें पहले इसको लाना चाहिए, ला करके इसमें अमेंडमेंट्स की संभावनाएं रहेंगी, बट ये पहले लागू हो। जो इस 70 वर्षों में इस देश के अंदर लागू आज तक हो नहीं पाया है, वो होना जरूरी है जी। कांग्रेस को 1951-52 जब सत्ता में आए थे, उस वक्त पंडित नेहरू जी स्वयं चाहते थे कि इसके ऊपर थोड़ा काम होना चाहिए। लेकिन यदि आप उस दौर के सारे अपने पार्लियामेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उनको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उस वक्त जो हिंदू कोड बिल उन्होंने उसके अंदर जो रिफॉर्म्स किए थे, रिफॉर्म्स करते करते उसको इतना डाइल्यूशन पे ला दिया था कि उस वक्त, आई मे बी राइट और रॉन्ग, नाम मैं ठीक बता रहा हूं, राजकुमारी अमृता कौर और सांसद थी, बाद में स्वास्थ्य मंत्री रही
नेहरू जी की सरकार में, और हंसा मेहता, इन दोनों ने उस वक्त कहा था कि जिस प्रकार का ये मैरिज बिल हिंदुओं का कोड का भी अमेंडमेंट किया गया, इसमें भी महिलाओं को जो एक रूपता के जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया, यहां तक कि ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस तक का आयोजन किया था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको अंदर 1956 के अंदर, उसके बाद में ये 84-85 लगातार 3 कालखंडों में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर संशोधन होते हुए और हिंदुओं के अंदर महिलाओं को एक रूपता के अनुसार अधिकार मिले। और दूसरा, वहीं पे उसी वक्त यदि उसी कालखंड को आप स्टडी करें तो जवाहरलाल नेहरू जी को फियर था, डर था, डर था कि यदि मैं इसको, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तोड़ करके नहीं मानते हुए इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स करता हूं जैसे हिंदू मैरिज बिल के अंदर किया है, तो कहीं ना कहीं इस धर्म के अंदर किसी ना कहीं प्रकार के कोई स्टर हो सकते हैं, किसी प्रकार के दंगे फसाद हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस गट्स के हिसाब से इसको आगे नहीं किया। मायने क्या है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया शुरू से, डे वन से। जो इस देश के अंदर ब्रिटिश करके गए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, दो धर्मों के बीच में बिल्कुल अंतर रहना चाहिए ताकि उनका इस देश के अंदर शासन बना रहे, उसी शासन को उसी ढंग से यहाँ के इस देश के अंदर कांग्रेस ने चलाने का प्रयास किया। और आज उस तुष्टीकरण का परिणाम ये हो गया कि इस देश के अंदर यदि एक हिंदू धर्म के लोग यदि किसी प्रकार की, यदि उनको पूजा अर्चना मंदिर के अंदर कर सकते हैं, उनका वो स्थान निश्चित है, तो दूसरे धर्म के लोग सड़क के ऊपर कर रहे हैं, आम जनमानस को भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों में इस प्रकार के मापदंड या उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई नियमावली नहीं बनाई, और आज उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर गत कई वर्षों से आप देख रहे हैं, और हाल ही में चंबा का जो कांड हुआ वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ता नहीं है, लेकिन उदंडता का एक उदाहरण है, क्योंकि आपके लिए कोई नियम नहीं है, किसी भी प्रकार के जो किसी प्रकार के कोई नियम, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संरक्षण है जिसमें कि हम ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रह सकते हैं, और क्योंकि हमारे लिए कोई नियम ना, अभी ताजा उदाहरण फ्रांस के अंदर भी हो रहा है, इसलिए कांग्रेस ने कभी गट्स नहीं रखा इस चीज को लागू करने के लिए। एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता है, कांग्रेस को ये करना चाहिए था, और अब यदि हो रहा है तो कांग्रेस के कुछ सांसद अंदर से भी चाहते हैं, उनका उदाहरण विक्रमादित्य जी का आपने यहां से दिया, ये है स्पष्ट है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि इस देश के अंदर एक देश एक कानून होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें अपनी राजनीति छोड़ करके इस देश के प्रत्येक धर्म की महिला समाज को, विशेष रूप से बेटियों को एक रूपता के अनुसार यदि कानून मिलेगा उसके अंदर जोड़ने का लाभ करने में ये जो बिल जो आ रहा है उस बिल का समर्थन करना चाहिए। जी प्रवीण जी जुड़ गए हमारे से। प्रवीण जी आप कृपया बताइए, इस पे आप काफी प्रकाश डाल रहे थे। जी प्रवीण जी माइक ऑन कर लीजिए। जी प्रवीण जी का कोई टेक्निकल वो है, तो किमटा जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी, जैसा जी, कि मैं सुमित जी की बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या कारण था कि अब 2024 के जब इलेक्शन आ रहे हैं तभी आपको याद आ रहा है ये कॉमन सिविल कोड को लेकर, इससे पहले क्यों नहीं आया आपको? अगर आप वाकई में आपकी करने की मंशा थी और चाहते थे, इच्छा शक्ति थी, तो आपको पहले लेना चाहिए था। अब आज की डेट में जब आपके पास चंद महीने रह गए हैं जनरल इलेक्शन को जाने के लिए, तब आप इसको लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें देखिए कथनी और करनी में फर्क है। अगर कथनी और करनी में फर्क ना होता तो शायद अभी ना लाते। आज की समस्या हिंदुस्तान की समस्या इसको लेकर नहीं, आज हिंदुस्तान की समस्या है कि बेरोजगारी आप कैसे कम कर सकते हैं, महंगाई आप कैसे कम कर सकते हो। आज भी आप अगर आंकड़ा देखें तो हर महीने हमारे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अगर महिला की बात करें तो आज महिला हर गृहिणी ग्रस्त है। कारण क्या है कि बढ़ती महंगाई है, सबके जो घर के जो बजट है वो बिगड़ चुके हैं। तो उसको लेकर भी आपको कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर गंभीर विषय सोचना चाहिए कि हम कैसे इस महंगाई को, क्योंकि महंगाई ना केवल हिंदू के लिए ना मुसलमान है सिख के लिए, महंगाई सबके लिए। जहां बात की ने चंबा की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि चंबा में जो हादसा हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था और बहुत ही निंदनीय था, और उसमें हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया, जो भी दोषी थे उनको कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी तरह की घटना 2 साल पहले कुल्लू के अंदर भी हुई थी, और वो कोई मुस्लिम नहीं थे, मारने वाले भी हिंदू थे और अटैक करने मरने वाले भी हिंदू थे और मारने वाले भी हिंदू थे। हुआ क्या, उसमें 3 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, और जब पूरा, शायद पत्रे जी आपको भी याद होगा, जब पूरा कुल्लू जिला सड़कों पे उतरा और भाजपा की सरकार में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तब जाके कहीं अल्टीमेटम दिया, क्योंकि जयराम जी का यहाँ पे दौरा था, तो उनको अल्टीमेटम दिया कि नहीं तो आपका घेराव किया जाएगा आम जनता द्वारा। तब जाके कहीं एफआईआर हुई, क्योंकि कारण क्या था, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली सीएम ऑफिस से लिंक था।
ये कारण था। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो चंबा की जो घटना थी उसमें तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ स्टैंड है कि क्रिमिनल चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए बिल्कुल भी सलाखों के पीछे उसकी जगह है। तो यही कारण था। हम चाहते हैं कि ठीक है, अगर इस तरह की हो तो आज इलेक्शन टाइम में नहीं क्यों आपको याद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो अपना डाइवर्ट करना है लोगों का, हिंदुस्तान की पूरी जनता का, वो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह हाल ही में बेंगलोर में इलेक्शन हुए, कर्नाटका में इलेक्शन, उसका रिजल्ट मिल गया, तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान की जनता को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है, उनकी फीलिंग्स से करना है। तो इसलिए आप आज ये लॉ लेके आ रहे हैं। अगर आपकी मंशा साफ थी तो आप 2 साल पहले भी लॉ ला सकते, आपको 9 साल हो गए केंद्र में रह के। अगर कांग्रेस नहीं किया तो आप कर लेते। अल्टीमेटली अब जब इलेक्शन ईयर है तभी क्यों याद आ रहा है आपको? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क है। और आज आपको जब इलेक्शन के 7 महीने रह गए हैं तो आपको याद आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर पहले भी इन्होंने 3 कानून बिल लाए थे किसानों को लेकर, हमारी पार्टी के लोग और आम पार्टी यही बात कर रहे थे कि जो बिल है उससे आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, सबको बताया जाए कि इसके प्रॉन्स और इसके वो क्या चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या चीज है। ताकि सभी पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता लगना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज है किसी भी बिल आने का। तो इसका भी यूनियन सिविल जो कोड है, इसका भी एटलीस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या फर्क रहेगा आम जनता को पता लगना चाहिए, ना केवल सिर्फ आप सीधा बिल लाओ और उसको बिल को पास कर दो। क्योंकि पता लगना चाहिए कि इसमें अगर आपको इनपुट्स भी चाहिए तो कॉमन आदमी आपको इनपुट्स भी दे सकता हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो। चिमटा जी, कहीं ना कहीं जो विक्रमादित्य सिंह ने समर्थन किया है इस बिल का, और वो ठीक है उनको पोस्ट पे हटाना पड़ा, इससे कहीं पार्टी में कोई विद्रोह तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी के भी कई लोग ये कहते हैं कि बिल में कोई बुराई नहीं। माइक ऑन कर लीजिए। विक्रमादित्य जी ने जो बयान दिया, मैंने कहा वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, और बाद में लगता है उनको कि शायद मुझे ये राय अपनी जग जाहिर नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने तभी हटाया होगा। अल्टीमेटली जहां तक रही कि कल को कहीं कोई पार्टी में डिफेक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य जी के बार बार स्टेट भाई और क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का ये कहना है कि शायद कहीं विक्रमादित्य जी और कुछ लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो विक्रमादित्य जी ने बहुत पहले भी स्पष्ट किया कि आई विल बी द लास्ट फेलो टू लीव द कांग्रेस पार्टी। जिस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया उस पार्टी को कभी हम छोड़ नहीं सकते। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आदमी अपने इंडिविजुअल राय रख देता है, लेकिन अब वो विक्रमादित्य जी एक विक्रमादित्य नहीं है, प्रदेश के मंत्री हैं और बहुत बड़ा महकमा उनके पास है। तो हो जाता है कई बार आदमी को लगता है कि शायद इस तरह का वक्तव्य दे देता है या बयान दे देता है, लेकिन जो पार्टी लाइन है, पार्टी की लाइन क्लियर है कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है, जब तक उसके ऊपर बहस नहीं होती, तब तक ही आप बताएंगे कि किसके क्या प्रॉन्स है, क्या इसका पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। तो जैसे प्रवीण जी ने कहा कि लेट द ड्राफ्ट कम, एटलीस्ट ड्राफ्ट आएगा तो सारी पार्टियां उस पर मंथन करेगी क्या चीज है। अल्टीमेटली तभी अगर आपने हिंदुस्तान का लॉ इंप्लीमेंट करना है तो सभी को पता तो लगना चाहिए कि ड्राफ्ट क्या आ रहा है। वही फिर 3 कानून जो पहले जैसे आए थे, किसानों को बिल को लेकर कानून आए थे कि पूरा हिंदुस्तान का भट्ठा बैठ गया था, है किसान पूरे महीनों तक सड़कों पर रहे, नेशनल हाईवे बंद रहा। तो क्या सरकार ये चाहती है कि पूरा अस्त व्यस्त पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई थी? तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह का केंद्र सरकार हमारी जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करे। लेट द बिल कम, लेट द ड्राफ्ट कम, और उस पर कम राय बननी चाहिए और एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के लिए एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए, ना कि एक तुगलकी फरमान इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि तुगलकी फरमान भी आपको अगर इतिहास देखा जाए तो कभी काम नहीं हुआ। तो आज अगर चुनी हुई सरकार है तो सरकार का काम है कि आप ड्राफ्ट लाए, ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करें, चर्चा के ऊपर उस पर क्या बनता तब करें। लेकिन मुझे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य कि क्या 2022 में लास्ट में ही इनको अब याद आ रहा है, जब आपको मालूम है कि अब चुनाव 2023 में जब चुनाव में जाना है 24 में, तो मुझे लगता नहीं कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की जो जनता की जो चिमटा जी, सुमित जी का कहना था कि नेहरू जी भी इसको 1952 में लाना चाहते थे, उनकी मंशा थी, प्रयास भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति में आगे उलझ के रह गए और ये यूसीसी उस समय से लागू नहीं हो पाया। और वीरभद्र सिंह, आपको याद होगा, धर्मांतरण कानून लाने वाले पूरे भारत में पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भी इन चीजों के पक्षधर हैं। मुझे लगता है कि उसी लाइन पे चलते हुए विक्रमादित्य सिंह को भी लगा कि ये जो यूसीसी है इससे एक जो समानता है वो आएगी, तभी उन्होंने समर्थन किया है। जी चिमटा जी।
नहीं, मुझे लगता है जब तक ड्राफ्ट नहीं आता तब तक आप कुछ नई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राफ्ट आने के बाद आपको मालूम होगा कि क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिव है, क्या कोई इसमें कुछ आपने एडिशन किया है, क्या डिलीट किया हुआ है। तो प्रवीण जी की बात मेरे को बिल्कुल सही लगती है कि पहले ड्राफ्ट। जी कमटा जी। जी सुमित जी, जो आपने बात कही कि वीरभद्र सिंह जी ने भी धर्मांतरण कानून लागू किया, जाहिर है उनके बेटे भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए चल रहे हैं। भले ही कांग्रेस में उनको उनकी बात को दबाया जा रहा है और एक कैबिनेट मिनिस्टर उनकी निजी राय बता देते हैं और वहीं उनको हाईकमान बोल देता है कि आप पोस्ट को हटाइए, वो हटा देते हैं और चुप हो जाते हैं इस मामले में। तो उनकी मंशा क्या रहती है? आपको क्या लगता है कि वो भाजपा से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं या ये यूसीसी बिल्कुल सही है? जी सुमित जी। देखो राजीव जी, भाजपा से नजदीकी बनाने के लिए उनको ऐसी स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के उनके अंदर का भाव है कि इस समाज के अंदर जो विषमताएं हैं वो खत्म होनी चाहिए खुद, क्योंकि वो एक राजा परिवार से आते हैं और उनकी अपनी एक पूरी डायनेस्टी की राजनीति में भी ऐसा है, लेकिन वो पूरा जानते हैं कि किस प्रकार से समाज में जब कॉलोनियल सिस्टम खत्म हुआ तो उसका इम्पैक्ट जब था तो क्या इम्पैक्ट है और खत्म होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आगे आएगा। उस हिसाब से उन्होंने इस बात को कहने का प्रयास किया है। जहां तक कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि ये भाजपा को लगता है या चुनावी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि इसको बड़े प्रोस्पेक्टस के अंदर देखना चाहिए। इस देश के अंदर हम हिमाचल में इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने इसके ऊपर इसका समर्थन अपनी स्टेटमेंट देकर के समर्थन किया है, लेकिन ये देश की जरूरत है और देश में सभी समाज की महिलाओं की जरूरत है और इससे राष्ट्र का इंटीग्रेशन दिखेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि भाजपा के बारे में सामान्यतः कहा जाता है हिंदूवादी विचार है, हिंदू। जब हम सब समाज को एक रूपता ला करके एक नियम के अनुसार एक कानून के माध्यम से एक रूपता लाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम तो सबसे बड़े सेकुलर तो फिर हम होने चाहिए, भाजपा होनी चाहिए। ये तो तथाकथित सेकुलर हो गए कि जब हम सब लोगों के लिए एक समान कानून लेकर के आ रहे हैं, ये उसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। उसके लिए मैं भी कह रहा हूं, डे वन से कह रहा हूं, डिबेट के ओपनिंग आउटसेट से मैंने कहा कि लेट द यूसीसी कम, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, चेंजेस क्या होंगे, डिफिकल्टीज जब इसको लागू करें क्या होगी। यूसीसी पर कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालती है और उनको स्टेटमेंट अपनी पोस्ट हटानी पड़ती है। एक कैबिनेट मिनिस्टर उनकी निजी राय बता देते हैं। ये वही विक्रमादित्य सिंह है जिनके पिता वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने धर्मांतरण कानून जो है वो यहाँ पे बनाया ताकि जबरन किसी का धर्म ना बदला जाए राज्य में। ये पहला राज्य हिमाचल बना था। लेकिन विक्रमादित्य के बयान के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में एक विस्फोट तो हुआ है। वहीं कुछ ये जताया जा रहा है कि वो भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि एक इसका यूसीसी का समर्थन करके उनको भाजपा से नजदीकियां बढ़ानी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने उनका स्पष्ट मत है कि कांग्रेस में रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे और वो पार्टी में बहुत ही बड़े ओहदे पर हैं, इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े विभागों को संभाल रहे हैं। लेकिन यूसीसी अगर हिमाचल में लागू होता है तो हमारे कुछ जनजातीय जिले हैं, खासकर किन्नौर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और विद्रोह कहीं ना कहीं वहां से हो सकता है अगर यूसीसी की बात हम हिमाचल के संदर्भ में करते हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।